नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मकबूजा फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब तक जो मुख्तलिफ मतारब साइट्स ने इसे इस कत्ल आम को, जिसमें अब तक अंदाज़न कम अज़ कम भी 200 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 10 इसराइली भी इसमें मारे जा चुके हैं जिसमें बच्चे भी हैं, इस तशद्दुद को और इस जंग को रोकने का क्या तरीका है, क्या वजह है कि अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 दफ़ा अपना हक़ इस्तराद यानी वीटो का हक़ इस्तेमाल किया है और इस जंग को नहीं रोका है। अमेरिका के अंदर के क्या डायनामिक्स हैं, मुस्लिम दुनिया के क्या डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान और तुर्की ने इस पर शदीद आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने चंद घंटे पहले पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में या एक दिन पहले उन्होंने वहाँ पर इस हवाले से वो बोले, वो इस वक्त तुर्की में है। हमारी कोशिश होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब से हम बात भी कर सकें। शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की और सूडान के साथ उनकी कोशिश है कि तुर्की और सूडान और पाकिस्तान फ़लस्तीन के एम्बेसडर को के साथ जाएं, उन्हें लेके जाएं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा यही है कि फ़लस्तीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर को उस इजलास में शिरकत से रोकने की तैयारियाँ जो हैं वो शामिल हैं। ये वो सवालात हैं, ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे प्रोग्राम में जनाब एजाज़ चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं अमेरिका में, पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एजाज़ चौधरी साहब। प्रोफेसर आदिल अजम साहब हमें बॉस्टन से वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर सकेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर रह चुके हैं। बरतानिया से उन्होंने सियासत को बहुत गौर से देखा है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ सबसे पहले एजाज़ चौधरी साहब से कर जी, मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। क्या आप बता सकते हैं शाह साहब कि इस वक्त आपकी हिकमत अमली क्या है और आप और तुर्की क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि उम्मा को यकजा किया जाए और जो पैगाम निकला है ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की हंगामी मीटिंग से इत्तेहाद का, उस पैगाम को आगे लेके चला जाए। उस पैगाम से जिसकी सदारत सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने की और उसकी बुनियाद पर जो हमारे ओआईसी के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने रुजू किया सलाम जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट से और मीटिंग फिक्स हुई। हम चाहते हैं उस चीज़ को आगे लेके लाया जाए। हम चाहते हैं कि सीज फायर का हसूल हम चाहते हैं फायरबंदी हो। हम चाहते हैं कि जो बेदर्दी से लोगों को वहाँ जो कत्ल किया जा रहा है, आज भी वहाँ मुसलसल फायरिंग होती रही है। आप देख रहे हैं कि इस फायरिंग के बावजूद वहाँ फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया है। इसमें गजा में, वेस्ट बैंक पे, इजरायली शहरों के अंदर जहाँ मिक्स्ड आबादियाँ हैं, तारीख में पहली दफा वहां लोग एहतजाज कर रहे हैं। वहां को इंटरनल सिक्योरिटी के इशू सामने आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक अरब मुल्क जो है नुमाया मिस्र ने आज बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला किया है और $500 मिलियन कमिट किया है गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अपने लोगों को ऑफर किया है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये इम्पोर्टेंट जर्मनी ने एक फैसला कर लिया है अपना। मैं भी देख रहा था जर्मन वजीर खारजा का कि वो उनको असिस्ट करेंगे। तो ये एक आप देख रहे हैं कि टाइड बदल रही है। सदर बाइडेन भी अब कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए वो अपनी सफारतकारी को उन्होंने हुक्म दिया है कि तेज किया जाए। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जो रूनुमार हो गई। शाह महमूद साहब, अमेरिका ने तो गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा अपना हक़ इस्तराद और वीटो इस्तेमाल किया और सीज फायर नहीं होने दिया अमेरिका ने। तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं? देखिए, अर्ज ये है, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये है कि वो 3 दफा मीटिंग डिलेट हुई। सलामती काउंसिल में जो इत्तेफाक होना था वो नहीं हो पाया। तभी तो जनरल असेंबली की तरफ बढ़े हैं, तभी तो जनरल असेंबली का इजलास बुलाने की कोशिश की जा रही है और जो अब मुनक्किद इंशाल्लाह 20 तारीख को होगा, बरोज जुमेरात होगा। अगर सलामती काउंसिल, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है पीस सिक्योरिटी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाती तो फिर जनरल असेंबली के इजलास की नौबत न आती। बाहर आप देख रहे हैं कि
लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है और अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। बहुत से कांग्रेसमैन जो हैं वो आज बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि 2,42,000 से ज्यादा पटिशनर्स ने पिटीशन साइन कर दी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट का जो इम्कान पैदा हो गया है, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक दबाव बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये सूरत हाल बनती है तो उसको सामने रखते हुए हुकूमतें अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करती हैं। शाह साहब सर ये बता दीजिए कि आप तुर्की और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ और सूडान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ गालिबन प्लान है आपका न्यूयॉर्क पहुंचने का। क्या सऊदी अरब और अबू धाबी के वज़ीर खारजा भी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या उनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन है आपकी? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि जितने ओआईसी के मेंबर्स शामिल हो सकते हैं फिजिकली वो हो, जो नहीं हो सकते फिजिकली वो वर्चुअली शामिल हों। हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह कल हम यहाँ से रवाना होंगे, जिसमें तुर्की के वज़ीर खारजा, पाकिस्तान के और अपना फ़लस्तीन के होंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ से पेरिस के लिए रवाना होंगे। पेरिस में हम वहाँ रुकेंगे, सूडान के वज़ीर खारजा को अपने साथ, और उम्मीद है कि टूनिसिया के वज़ीर खारजा भी शामिल होंगे। इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा से कोऑर्डिनेशन हो गई है, वो डायरेक्ट पहुंच रही है। तो ये एक सिचुएशन डेवलप कर रही है। हमारी ख्वाहिश ये भी है, मैंने तजवीज़ की है कि जो वहाँ फिजिकली फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हों, हमें मिल बैठकर एक इजलास करना चाहिए और नई सूरत हाल को देखते हुए लाएमल मुरतब करना चाहिए। और ये तजवीज़ भी है कि एक जॉइंट प्रेशर करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को सामने रखते हुए। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू पर मैंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को सजेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अच्छा आइडिया है, हम कंसल्ट करते हैं, जब औरों से मिलेंगे तो हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिलकर कोई रास्ता निकाले। रास्ता ये है कि आप देख रहे हैं कि आज गजा में, आज वेस्ट बैंक में, आज बिग सिटीज में इस फायरिंग के बावजूद, बमबारी के बावजूद लोग बाहर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, ये कोई गैर मामूली नौयत के वाकयात है। आप देखें कि मिस्र ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। $500 मिलियन उन्होंने कमिट किए हैं गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जर्मनी के वजीर खारजा ने अनाउंसमेंट की है अपना असिस्टेंस की। ये आप देख रहे हैं, पहले जर्मनी खामोश था। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त तुर्की में हैं और तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, सूडान और इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास जो फ़लस्तीन के इशू पे होगा उसके लिए कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब का। मैं अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ बढ़ता हूँ डिस्कशन को लेके। एजाज चौधरी साहब, क्या डायनामिक्स आपको समझ आ रहे हैं इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के? क्या वजह है कि ये सीज फायर नहीं हो पा रहा? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है एजाज साहब के बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और मेरा ख्याल में दुनिया में गम और गुस्सा तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो जिसने कहा है ना कि हकीकत जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इसराइल जो अभी तक इस नौबत पे नहीं पहुंचा कि वो अपने ये मजालम को रोक सके या रोके, और उसके लिए कोशिश हो रही है। मुझे खुशी हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त एक बड़ी एक्टिव सफारतकारी के जरिए ये तमाम रास्ते निकाल रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी जाएंगे। जो बुनियादी फैसला होता है वो ये है कि क्या काइनेटिक एक्शन होगा या नॉन काइनेटिक रहेगा। अभी तक तो काइनेटिक सिर्फ इसराइल कर रहा है और हमास ने जो कुछ मिसाइल फायर किए हैं, बाकी सब खामोश हैं। सब इसलिए खामोश हैं, खतरा लगता है कि अगर हम कोई इंटरनेशनल फोर्स बनाते हैं, बाकी कौन ऐसा है जो काइनेटिक एक्शन कर सकता है? वहां कौन सा ऐसा फरीक है जिसमें अब काइनेटिक एक्शन करने की कैपेसिटी भी बची नहीं है सर? लेकिन तुर्की के सदर ने यह प्रपोज किया है कि इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाए। मुझे नहीं पता वो बनेगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक समझते हैं कि ये फिर ये जंग जो है ना ये फैल जाएगी इसका दायरा। इसलिए आपने देखा कि रूस के भी वजीर खारजा ने भी यही कहा कि भाई ये बंद, दोनों तरफ से फायरबंदी हम करें, और अमेरिका की तरफ से भी फायरबंदी की ही बात किसी हद तक हो रही है। तो काइनेटिक के ऊपर लगता नहीं है कि कोई ज्यादा काम होगा, ये नॉन काइनेटिक के डोमेन में ही रहेगा और यही लोगों को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन नॉन काइनेटिक के डोमेन में एक्शन बहुत सारे हैं जो, और मुझे खुशी है
कि ये इसके ऊपर हमारा वतन भी जो है वो लीड ले रहा है। आप जन असेंबली में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, अपने कई तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसराइल के साथ जो OIC कंट्रीज हैं वो अपने सफारती ताल्लुकात को नीचा कर सकते हैं, उनकी चीजों को खरीदने के बाइकआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और तुर्की जब इकट्ठे एक एफर्ट करते हमें नजर आते हैं, इससे पहले जब पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहा, एक जॉइंट मीडिया की बात की, तो सऊदी अरब और GCC ममालिक नाराज़ हो गए। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की दोबारा एक कोशिश करते नजर आते हैं। आपको लगता है इस पर अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस दफा OIC ने एक रेजोल्यूशन या अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है जो मुतहिदा मौक़िफ़ है। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब या इमारात या इनमें से कोई भी इससे इख्तलाफ करेगा। सिर्फ देखना ये होगा कि जब उनके प्रैक्टिकल अगर स्टेप्स लेते हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे, उनकी चीज़ें बाइकआउट करेंगे चीज़ों का, या कोई और किसी किस्म के करते हैं, तो उस वक्त क्या ये सब लोग शामिल होंगे कि नहीं। पुराना तजर्बा ये रहा है कि OIC के ममालिक जो हैं इस मामले में मुत्तहिद नहीं रहे, उन्होंने अपने अपने मफादात के ऊपर तरजीह दी है। लेकिन इस वक्त नहीं रहे हैं, मेरे साथ रहे जी। हाँ, मेरे साथ रहिए। मुझे ज़रा प्रोफेसर आदिल नजम साहब को लाने दीजिए। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, आप अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स को देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग से हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसमें भी एक लेफ्ट विंग है जो बड़ी मुखालफत कर रहा है ज़ायनिज़्म की, इसराइल की मुखालफत कर रहा है। नए वहाँ पर कांग्रेसमैन हैं, नए वहाँ पर आवाज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 3 दफ़ा वीटो इस्तेमाल किया है। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो मशरिक़ वस्ता को, ईरान को इंगेज करना चाहती थी, मोनार्कीज़ पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती थी, वो मजबूर सी नजर आती है कि एक हफ्ते में 3 दफा उन्होंने वीटो यूज करना पड़ गया उनको। जी देखें, पहले तो मैं भी मेरे ख्याल में एजाज साहब की तरह आई एम ग्लैड कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जो भी हम कर सकते हैं सफारती तौर पे वो कर रहे हैं, क्योंकि खामोश रहने से बेहतर और इम्पॉर्टेंट यही है कि मसले को जो है एस्केलेट किया जाए, गुफ्तगू को एस्केलेट किया जाए, इम्पोर्टेंस को एस्केलेट किया जाए, फ्लड लाइट को इस मसले पे रखा जाए। जहां आपका सवाल है अमेरिका का, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि अमेरिका ने 3 बार उसको वीटो किया। वो 4 बार भी करेगा, 5 बार भी करेगा। सरप्राइज तो तब होती ना करता, ये तो हमें पता था। सरप्राइज अगर है तो वो ये है कि 3 बार करारदाद आई है, 3 बार करारदाद आई है। दैट इज द चेंज। आई थिंक चेंज एक है, हल्की है, वो अमेरिका के अंदर भी है और अमेरिका से बाहर भी है, कि अब जो है ख़ुसूसन जो इस वक्त हो रहा है और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के साथ, इसको सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया। अमेरिकन मीडिया जो खुद है, जो अमूमन एकदम जो है गुफ्तगू को तब्दील कर देता है कि यार 2 साइडें हैं बराबर, दोनों मसाइल पैदा कर रही हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करता है। अब वो उसको सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ट्विटर पे, वो यहाँ अमेरिका में भी देख रहे हैं। और खुसूसन जो हमने पिछले वीकेंड, मेरे ख्याल में अगर 2 इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, एक ये कि करारदाद 3 बार आई है, एंड आई होप 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, सो दैट परसिस्टेंटली अमेरिका मजबूर हो दुनिया के सामने उसको वीटो करने के लिए, अगर वीटो ही करना है। लेकिन दूसरी जो अहम बात हुई है वो मेरे ख्याल में पिछले वीकेंड जो आपने मुजाहरे देखे अमेरिका में, और बाकी दुनिया में भी देखे, यूरोप में भी देखे, लेकिन अमेरिका के मुजाहरे जो थे, जो प्रो फ़लस्तीन थे, दूसरे भी थे, प्रो इज़राइल भी थे, लेकिन जो प्रो फ़लस्तीन थे, दे वर क्वालिटेटिवली डिफरेंट। क्वालिटेटिवली डिफरेंट, एक तो लोगों की जो नंबर्स थे, मिकदार थी वो बड़ी, दूसरा उनमें जिन लोगों को आपने देखा, इंक्लूडिंग जो आपने जूश पॉपुलेशन देखी, लेकिन जिसको आप डेमोक्रेट पार्टी का लेफ्ट विंग कह रहे हैं, एक तरह से मजबूर हो गया अमेरिका कि जब वो ये अब तस्वीरें देखता है ना जो आ रही हैं इस वक्त फ़लस्तीन से, तो वो कहता है यार ये तो वही तस्वीरें हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली थी, ये तो वही तस्वीरें हैं जो हम रेशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। और जब बर्नी सैंडर ब्लैक लाइव्स मैटर या जॉर्ज फ्लॉयड को इसके साथ मिला देता है, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन साइकी में शायद कुछ ना कुछ, थोड़ा लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जी, लॉर्ड अहमद, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, एक बरतानिया के, यूरोप के पर्सपेक्टिव से, जहां आपने अपनी उम्र गुजारी? देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट, मैं समझता हूं कि शाह महमूद साहब से लेकर एम्बेसडर साहब और प्रोफेसर साहब ने ऑप्टिमिस्टिक की वो ओपिनियन दी है। अगर आप देखें तो 213 लोग शहीद हुए, 61 बच्चे थे, 36 वीमेन थी, 16
जो है वो बूढ़े शहीद, आज तक ये खबर है। और मुसलसल अगर आपका हिस्ट्री भी देखें ना, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजा भी गया हूँ, जेरूसलम भी गया हूँ, वेस्ट बैंक भी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यासर अरफात से भी मिला हूँ, इस्माइल हनिया से भी मिला हूँ, उन लोगों के साथ टाइम भी गुजारा है। सो आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ के वो नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसराइल को हमेशा अमेरिका जो है वो वक्त देता है कि वो अपनी पड़ास निकाल ले और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमास का और फिलिस्तीनियों का गाजा में उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये बाकी जो है ना, ये क्या बात है कि दुनिया की तरह भी अगर आप किसी इंडिविजुअल की बात हो तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग फौरी तौर पे बुलाई जाती है, और अभी जो है वो तारीख दे रहे हैं कि वीकेंड तक होगी और जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी। और सच्ची बात यह है कि प्लीज डोंट टेल मी, मैं भी 22 साल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रहा हूँ, कि सूडान की कोई वैल्यू है या जो है वो टूनीसिया की कोई वैल्यू है। चलो पाकिस्तान तुर्की तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये भी OIC की जो सारी कंट्रीज हैं वो इनको बैकिंग नहीं कर रही। सो आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे, और ये जानबूझ के इसराइल को वक्त दिया जा रहा है कि जितने मार सकते हो मार लो। 2014 में भी यही हुआ। इससे पहले जब गाजा को सराउंड किया हुआ था उनके टैंक्स ने, अभी भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है दुनिया भर में उनके खिलाफ हो जाएगी और उनके लिए भी वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये इसराइल के फायदे के लिए। लेकिन अगर आप देखें उनकी एरोगेंस, आज जो इसराइली जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो सूरा अल फील का वो पूरी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील वो करके, वो ट्वीट करके 7 तस्वीर लगाई जहां पे वो बॉम्बिंग कर रहे हैं गाजा की। तो वो जो ऑफिशियल ट्विटर है वो उस पे भी ये ललकारना है पूरे मुसलमानों को, और उनको पता है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब फॉर गॉड सेक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को यूनाइट करें और मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करें। अब वक्त है यूनाइट करने का। ये तो अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफरेंसेस इतनी हैं। वो ईरान कह रहा है जी कि तुर्की जो है ये उनका सपोर्टर था, वो कह रहे हैं जनाब के सऊदी अरेबिया उनके बच्चे हैं। ये सारा कुछ पहले होना चाहिए था। दिस विल नॉट हैपन क्योंकि मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं, वो इतने लड़ते हैं। असल में बात ये है कि यूरोपियन ममालिक में से कितने मुल्क हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं या फलस्तीनियों की सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत कम है। जर्मनी ने ये नहीं कहा कि वो भी 500 मिलियन यूरोज देंगे। जर्मनी ने जो भी कहा है वो, जर्मनी तो मैं समझता हूँ कि हमेशा गिल्ट में रहे हैं क्योंकि नाज़ीज़ ने जो कुछ उनके साथ किया था जूइश कम्युनिटीज के साथ, ये ऑलवेज रिएक्ट टू दैट रादर देन कि वो अपना जो है वो कोई अच्छा मौक़िफ़ दें। मैं आई एम सॉरी, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बिल्कुल सही, वो डिफेंसिव रहते हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ है आपका। और इसके साथ ही एक सवाल पैदा होता है जो मैं एजाज चौधरी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। एजाज चौधरी साहब, आपने 40 बरस से ज़्यादा सफारतकारी की, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी बने, आपने अमेरिका में भी काम किया। जब OIC का प्लेटफॉर्म 1969 में 1969 में बना था तो इसे गालिबन खासा फ़ाल समझा जाता था। 1970 के आगाज़ में OIC का प्लेटफॉर्म इफ़ेक्टिव लगता था। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर 1974 में, क्या वजह है कि अब इस OIC के प्लेटफॉर्म जो है इसको कोई सीरियसली नहीं लेता? देखिए, कोई भी ग्रोह जो है ममालिक का वो एक्टिव उस वक्त होता है जब क्राइसिस आता है। पीस टाइम पे नहीं एक्टिव होते हैं। पीस टाइम पे हर कोई अपने अपने माहौल में अपने अपने उसमें काम करता है। और OIC के ममालिक भी अगर इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि एक पेसिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए। इस वक्त हमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि हमें काम करते रहना चाहिए। देखिए, OIC अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा इफेक्टिव है? वो अक़वाम मुत्तहिदा जिसमें 3 बार कोशिश की है कि कुछ हो जाए, सीज फायर ही हो जाए, वो नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के BCO नहीं, TCO नहीं, सैकड़ों रेजोल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो क्या वो इरेलेवेंट हो गई? तो OIC के ऊपर इस वक्त मातम करने की बजाय
जो मुल्क शामिल हो सकते हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा ने कहा कि जो जो शामिल हो सकता है फिजिकली या वर्चुअली आए और आवाज उठाए, और उसी में से आप देखेंगे कि आइडियाज निकलेंगे। और ये सिलसिला जो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए इस वक्त और ये सोचे कि OIC कुछ नहीं कर सकती। ये मुश्तरका मसला है और हमें करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े, देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोफेसर आदिल नजम साहब की तरफ चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं प्रोफेसर आदिल नजम साहब की तरफ जो हमें अमेरिका से, बॉस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, दो मेरे पास आपके लिए सवाल हैं। एक तो यह है कि क्या अमेरिका के सियासी ढांचे के ऊपर, सिस्टम पे इसराइली लॉबी को, ज़ायनिस्ट लॉबी को जो कंट्रोल है, क्या वो मुस्तकबिल करीब में कभी कमज़ोर हो सकता है? दूसरा ये कि आप समझते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन एक वर्केबल सोल्यूशन? देखिए, पहला जो आपका सवाल है, कभी ना कभी शायद हो सकता है, लेकिन अनकरीब होने के तो कोई इम्कान नज़र नहीं आते। जो ट्रंप साहब की पॉलिसी थी वही बाइडन साहब की पॉलिसी है। वो जिसको आप कंट्रोल कह रहे हैं, जो उनकी इलेक्ट्रल पावर है, वो तो मौजूद है। तो जब हम ये भी बात करते हैं कि अमेरिका में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई, उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ तो रियाद में नहीं चेंज हुआ, अमेरिका में क्या चेंज होगा? सो ये एक्सपेक्ट करना, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ गम गुस्सा बड़ी अच्छी बात है यार, मुझे भी है गम। और अगर मैच ये लगाना है कि मेरा गम ज़्यादा है कि आपका गम ज़्यादा है, तो आप लगा लें ट्विटर पे जाके गम खेलें। लेकिन हमारे गम और गुस्से से जो है वो अमेरिका की पॉलिसी तो नहीं बदल जाएगी। मेरे ये कहने से कि जी अमेरिका को ये करना चाहिए और वो वीटो नहीं करना चाहिए, अमेरिका तब्दील तो नहीं हो जाएगा। तो फिर हमें यही करना चाहिए, हमें कम से कम ये सोचना चाहिए जो एजाज साहब भी कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन। अगर आइडियल नहीं भी हो सकता तो खामोश रहना तो जो है वो तो ऑप्शन नहीं है कि जो क्राइसिस है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं एक चले शोर भी मचा के देख लिया, खामोश रहने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बता रहे कि थ्योरेटिकली एज एन एकेडमिक सोल्यूशन है क्या? जब लोग कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन, हाँ 2 स्टेट सोल्यूशन की जब सारी दुनिया बात करती है, एक अनआर्म्ड सिविलियन कमजोर स्टेट जिसके पास अपने आप को डिफेंड करने का राइट ही नहीं होगा, और एक उसके साथ सुपर पावर किस्म की स्टेट, ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। 1 स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? आई एग्री कि देखिए, हमने अगर ये जो है ये ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट की बात नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। देखिए नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई है, वो तो तकरीबन मार्जिनल होने से एक बार फिर अपने मुल्क में हीरो बन गए। उनकी इंटरनेशनल सपोर्ट में भी कोई जहां से आती थी वहां कोई ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं आई। सो दिस इज सीरियस। और हम अगर अपनी बात भी करें, आप देखें ये बात शुरू हुई थी अलक्सा से, हम अब क्या बात कर रहे हैं? गाजा की, इन अ वे सिर्फ सीज फायर की। अगर सीज फायर हो जाता है तो दैट विल स्टिल मीन कि थिंग्स विल बी वर्स देन दे वर ए मंथ अगो। जेरूसलम में जो कैपिटल उन्होंने मूव कर दिया था वो अभी भी वहां ऑफिशियली मूव है। सो यस, वी हैव टू फोकस ऑन द क्राइसिस। ये मुश्किल मसला है। मुश्किल मसला इसलिए है कि हम अगर सिर्फ क्राइसिस टू क्राइसिस जाएंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। ये बैंड एड सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ देखें ना, कल अगर सीज फायर हो जाता है तो क्या फलस्तीन का मसला हल हो गया? बट दैट डजंट मीन कि पहला स्टेप सीज फायर ना हो। हम अब सिर्फ जो एरा वे हमने फिर से मसले को जो है महदूद, हमने नहीं, दुनिया ने, इसराइल ने। अच्छा जी, अच्छा ठीक। लॉर्ड अहमद, आपने जो कहा ना कि ये जब भी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है हमास की, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए इसराइल की फोर्स IDF दोबारा हमला करती है, बहाना बनाते हैं, हालात पैदा कर देते हैं। मुझे याद है 2014 में खुद इसराइली सोर्सेज ने एक टर्म इस्तेमाल की, ग्रास कटिंग। उनका था जब भी घास थोड़ा बड़ा हो जाए हमास का, तो उसकी कैपेसिटी को, उसके वेपनरी को, उसकी हिम्मत को तबाह करने के लिए फ़लस्तीनियों के इस किस्म के हमले करना ज़रूरी होते हैं। इस दफ़ा ये 7 बरस के बाद हुआ। लेकिन रिफ्लेक्टिंग बैक टू 90s, क्योंकि आपने कहा मैं जाता रहा, गाज़ा गया हूँ, मैं वेस्ट बैंक जाता रहा हूँ, मैं पैलेस्टीनी लीडरशिप मिलता हूँ, क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि 1993 का जो ऑस्लो एकॉर्ड था 2 स्टेट सोल्यूशन का, उसने फ़लस्तीनियों की मिजरेबल सिचुएशन में इजाफा किया, कमी नहीं की? वो एक ऐसा पीस था जिसने फ़लस्तीनियों को ज्यादा तबाह किया। गलत पीस, गलत नेगोशिएशन जो है वो कौमों को तबाह कर देती है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ फैसले हुए हैं जो फ़लस्तीनियों को खास सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब तक इसराइल अपनी पॉलिसी जो है
वो उसी तरीके से परस्यू करे कि वो फलस्तीनियों को वो बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन, अगर आप देखें तो 2 स्टेट सोल्यूशन मुमकिन ही नहीं रहा। अगर आप जाके देखें जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे इलीगल लैंड ग्रैबिंग हुई, वहाँ पे जो दीवारें बनी, जहाँ पे उनके अपने शहर जो हैं वो सराउंड हुए हैं इस्राएलियों के सेटलर्स के, तो मेरे ख्याल में 2 स्टेट सोल्यूशन कोई ऑप्शन नहीं रहा। मेरे ख्याल में अगर आप एक्चुअल डेमोक्रेटिक राइट जो उनका 1 स्टेट के अंदर हो, वो इसराइल कभी नहीं मंजूर करेगा, वो कभी नहीं एग्री करेगा। क्योंकि 1 स्टेट सोल्यूशन जहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट, और बल्कि राइट ऑफ रिटर्न भी जो 7 मिलियन फलस्तीनी बाहर बैठे हुए हैं उनको राइट अगर दिया जाए, तो एक्चुअल जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो तभी हो सकता है। लेकिन ये तो वक्ती तौर पे मैं एग्री करता हूँ प्रकाश साहब के साथ कि सीज फायर जो है उसका होना जरूरी है। लेकिन जब तक दिन नहीं है अमेरिका यूरोप का कि वो जो है इस मसले को हल करवाना चाहते हैं, उस वक्त देखिए बार बार इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो वो प्रेसिडेंट भी यही कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट में तो बार बार वो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड हरसेल्फ। तो जब तक आप उनको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप फुट लगाते रहें, मारते रहें फिलिस्तीनियों को, उनको जो है उनका डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दें, तो लेकिन एक बात जरूर है इस बार जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो डिफेंस फील्ड कह रहे थे कि जनाब उन्होंने टेल अवीव के ऊपर बनाया हुआ है और कोई भी इसराइल तक वहाँ अंदर नहीं जा सकती, वो तो रॉकेट्स भी अंदर चले गए हैं। तो एवरी टाइम जब भी कोई जो अटैक होता है, और मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जान के इसराइल जो इन करता है, उनको पता है कि फलस्तीनी रिएक्ट करेंगे जब अब अलक्सा में उनके फलस्तीनी नौजवानों को कत्ल करेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, तो एक रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन को फिर दबाने के लिए उनको मार के उनके मेरे साथ इसराइली चाहते हैं कि रद्द अमल हो, इसराइली चाहते हैं कि फलस्तीनी ऐसे हालात पैदा हों, लॉर्डेबल मेरे साथ रहिए, ऐसे हालात पैदा हों कि फलस्तीनी ये हमास रिएक्ट करें और फिर इसराइल को ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिले। एजाज चौधरी साहब, क्या ये वक्त आ गया है कि सारी दुनिया ये सोचे कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन था, जिसमें एक नहती अनआर्म्ड कमज़ोर तरीन जो गरीब स्टेट है उसको एक रीजनल सुपर पावर के साथ खड़ा कर दिया गया, जिसके पास एयर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है गालिबन, और ये सोल्यूशन इसेंशली ऑन अ पीस ऑफ पेपर भी, थ्योरेटिकली तौर पर भी, फिलोसॉफिकली तौर पर भी गलत था। यहाँ एक ही स्टेट होनी चाहिए थी, स्टेट ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, जिसमें फ़लस्तीनियों को भी हकूक़ मिलते और फिर सारी दुनिया ये कहती कि उन हकूक़ को बेहतर करें, उनको ज़्यादा बेहतर वोटिंग राइट्स मिले, इलेक्शन के प्रोसेस को इम्प्रूव करें। मे बी शायद शुरू में 1 मैन 1 वोट ना होता, 5 बरस पे वो बढ़ता, 10 बरस में बढ़ता, लेकिन कम अज़ कम एक रियासत के अंदर होते, एक डेमोक्रेटिक, एक इकनॉमिकली वायबल स्टेट के अंदर फ़लस्तीनी भी हों और इजरायली भी हों। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया फ्लोट किया, उस वक्त सबसे बड़ा मसला इजराइल और अमेरिका को ये था कि इजराइल की रियासत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उसकी एग्जिस्टेंस को ही मानने से इनकारी थे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। वो बदलती गई जब उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया दिया, तो बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो हैं, अरब ममालिक जो हैं, उनको एक रास्ता निकल गया पतली कली से निकलने का, क्योंकि वो 3 बार तो जंग कर चुके थे, जंग से तो हरा नहीं सके, तो वो भी चाहते थे कि कोई हमें फेस सेविंग मिले। तो 2 स्टेट सोल्यूशन ने उनको एक किस्म की फेस सेविंग अनायत की। मैं आपके एनालिसिस से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि ये ही मिल जाए जो गनीमत है, तो इट वाज ए मॉथ ईटन पैलेस्टीनियन स्टेट दैट वाज बीइंग ऑफर्ड टू देम। लेकिन उन्होंने कहा कि चले जो मिले कुछ तो मिले। तो अरब्स जो हैं, ज्यादा अरब ममालिक, फलस्तीनी नहीं, ज्यादा अरब ममालिक जो हैं, उनकी नीड ऑस्लो अकॉर्ड ने पूरी कर दी। तो उसके बाद से आपने देखा है कि फलस्तीनियों के लिए अरबों की सपोर्ट भी जो है वो लिप सर्विस तक महदूद होकर रहे।
सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एजाज साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पे ऑफर कर दिया। थोड़ा सा हमें अपने बिछवाड़े में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर पे भी देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी इम्परफेक्ट सोल्यूशंस ऑफर किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूएई की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से। मजबूर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए इन बुनियादों पर पीस कर लें, उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी अगर पीस इतना डिफेक्टिव हो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना हो, उसमें कोई इक्वालिटी ना हो, उसमें कोई सॉवरेनिटी ना तस्लीम की जाए दूसरी रियासत की, उसके कंसर्न्स को एड्रेस ना किया जाए, तो वो पीस कभी भी स्टेबल नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता, वो ज्यादा बुरे हालात बाद में पैदा हो जाते हैं। फलस्तीन और इजराइल से हमें यही पता चल रहा है कि पीस विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। आई कैन नॉट एग्री मोर। मेरा ख्याल है कि तारीख जो है उसको सामने रखना चाहिए। जब बाइजेंटाइन्स से छीना सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और उसके बाद उस्मानी जब आए तुर्क, 500-600 साल उन्होंने इस इलाके को अपने कब्जे में रखा, और फिर जब 100 साल पहले ये पूरी की पूरी एक काविश शुरू की गई कि किस तरीके से इजराइल को वहां पे एक यहूदियों का एक देश के तौर पर बनाया जाए, तो ये सारी चीजें तलवार के और बंदूक के जोर पर हुई हैं। ये खाली अल्फाज से नहीं होगी, और इसका हल भी शायद उसी तरीके से निकलेगा। लेकिन तावक्ते के आप में वो जुर्रत आ जाए, क्योंकि आपने 3 बार ट्राई की, 48 में, 67 में, 73 में नहीं हो सका, तो अब आपको दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ रहे हैं जिसमें आपने कुछ फेस सेविंग भी लेनी है और वो भी। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पिछवाड़ा जो हमारा जो कश्मीर का मसला है उससे इसका मुवाजना करा जाए, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान इज बाइंग ए लीफ फ्रॉम इजरायली बुक ऑन पैलेस्टाइन, तो ये मुमकिन है कि इजराइल वाले ही टेक्टिक्स इस्तेमाल करता हुआ हिंदुस्तान कश्मीरियों के हालात इतने सख्त खराब कर दे कि हम जो हैं जो अमन की बात करते करते वो कोई ऐसा सोल्यूशन एक्सेप्ट कर दें जो पाकिस्तान के लिए ये आपका नुक्ता सही है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और ये भी देखते हैं कि ये जो अरब इजराइल पैलेस्टीनियन इशू है वो किस तरह से मुस्लिम दुनिया को मुतासर करता है, हमारे घरों को, हमारी सड़कों को, हमारे माशरे को किस तरह से ये इशू जो है उसे ट्रॉमेटाइज करता है। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि अरब इजराइल फ़लस्तीन का जो इशू है, फ़लस्तीनी मुसलमानों की जो सूरत हाल है, जो दर्दनाक सूरत हाल है, जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों की दर्दनाक सूरत हाल है, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। कश्मीर के साथ दुनिया इतनी आवाज़ नहीं उठाती जितने फ़लस्तीन के इशू पे आवाज़ उठती है, और फिर जितनी बुरी तरह से मुस्लिम दुनिया जो है वो ट्रॉमेटाइज होती है, उसमें एक एहसास शिकस्त पैदा होता है, हेल्पलेसनेस का, बेबसी का, मजबूरी का, शिकस्त का एहसास पैदा होता है मुस्लिम दुनिया में बार बार अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उससे तमाम मुस्लिम माशरे जो हैं वो मुतासर होते हैं। वहाँ पे एक तशद्दुद की लहर उठती है, वहाँ पे मगरब के ख़िलाफ़, यहूदियों के खिलाफ एक नफरत जो है वो पैदा होती है। लेकिन जो लीडरशिप नहीं बताती, जो ज़राए अबलाग नहीं बताते, वो डिसयूनिटी की बात तो ज़रूर करते हैं। जो बात हम भूल जाते हैं कि अरब रियासतों ने 1948 में, उसके बाद 1956 में, उसके बाद 1967 में, 67 में, उसके बाद फिर 1973 में इजराइल के साथ जंगें की, और जो फ्रंट लाइन स्टेट्स थी उन जंगों की वो था मिस्र था, उसमें शाम था, उसमें इराक था, बाद में किसी हद तक लेबनान उसका शिकार हुआ। ये सऊदी अरबिया और जीसीसी क्लब की रियासतों की कभी जंग नहीं थी। जॉर्डन कभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, सऊदी अरब कभी बहुत सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन उन अरब रियासतों को शिकस्तें हो गई, इजिप्ट ने सुलह कर ली, बाकी रियासतें तबाह बर्बाद जो हैं वो हो चुकी हैं। ये वो हकीकतें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं जब इस इशू का हम सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। लॉर्ड अहमद, ये क्या हकीकत जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हकीकत मुस्लिम दुनिया की आज जो नई नौजवान नस्ल है जिसकी उम्र 20-30 बरस के दरमियान है, क्या उसे एहसास है कि अरबों ने इसराइल के खिलाफ बहुत जद्दोजहद की, लेकिन इसराइल ने अरबों को शिकस्त दे दी, और ये एक शिकस्त की फीलिंग है जिसे हम बार बार देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि अरबों में अगर जंग करने वाला एक मुल्क था सीरिया में, असद का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बशार अल असद का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उनके पास केमिकल वेपन थी, उनके पास आर्मी थी, लेकिन उनकी अपनी जंग जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए, उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरे अरब ममालिक तो इसमें लड़ने वाले थे भी नहीं। तो जो अरब वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो इसमें डीप हैं। वो इस कॉन्फ्लिक्ट जो मौजूदा इस वक्त गाजा और फलस्तीन के हवाले से जो हैं, इसको यूनाइट करने में कोई मेरे ख्याल में
आसान नहीं होगा। चाहे ईरान हो, जो इफ यू लाइक सुन्नी वर्ल्ड, शिया वर्ल्ड, वो डिवाइडेड हैं, और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोर मिलिटरीली भी हैं। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि सोल्यूशन जो है वो मिलिट्री सोल्यूशन इसराइल के खिलाफ हो सकता है। इसराइल अकेला नहीं है, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे इसराइल को सपोर्ट करते हैं और उसके गारंटर हैं। तो ये भी नहीं हो सकता जिस तरह नगोर्नो कराबाख को अजरबैजान ने उसके कहने के ऊपर यानी उसकी सपोर्ट, तुर्की की सपोर्ट की वजह से उन्होंने वो छीने। चाहे जाए, मेरे ख्याल में ऐसे हालात कश्मीर के अंदर पैदा हो सकते थे, लेकिन वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हिंदुत्व और ज़ायनिस्ट लॉबीज दोनों जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं। आप ट्विटर पे भी देख रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो इसराइल जो है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि कश्मीर में क्या करना चाहिए, और सिमिलरली जो हिंदुस्तान है वो पूरी सपोर्ट इसराइल की, पहले कभी इस बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट से पहले कभी भी उन्होंने इतनी खुल के इसराइल की सपोर्ट कभी नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि 200 मिलियन मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है, अब तो उनको कंप्लीटली उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है। वो वहाँ पे जुलूस नहीं निकल सकते जिस तरह पहले थे। एजाज चौधरी साहब, कुछ एक आर्गुमेंट मैं सुन रहा था, आज पाकिस्तान में भी मैं एक आर्गुमेंट सुन रहा था कि अगर मुस्लिम दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेती या अभी भी एक्सेप्ट कर ले तो शायद इसराइल के अंदर जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाया जाता है, एग्जिस्टेंशियल फियर पाया जाता है कि हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया गया, अगर वजूद को तस्लीम कर ले बाकी सारी मुस्लिम दुनिया तो शायद उससे कोई बेहतरी मिल सके, मुस्लिम दुनिया इसराइल को कुछ कह सके कि हमारी ये कंडीशंस हैं तुम्हारे वजूद को तस्लीम करने के लिए। हो सकता है, ये एक एकेडमिक बात है कि व्हाट इफ, कि अगर ये कर लिया जाता। इसमें वजन है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें वजन नहीं है, इसमें वजन है कि अगर इसराइल को मान लिया जाता, रिकग्नाइज कर लिया जाता, तो वो उनकी जो मुखालफत की शिद्दत में थोड़ी कमी आ जाती और वो भी कोई थोड़ा कंप्रोमाइज करते। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त की जो हमारे मुसलमान ममालिक थे उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया। और ये जिस तरह अभी आपने भी कहा, कुछ औरों ने भी कहा कि बेबसी की, एक शिकस्त की नौयत, और पाकिस्तान के लिए तो डबल जेपर्डी है कि फलस्तीन के हवाले से, जिसके लिए हमने बहुत बात की है, बहुत बार आवाज उठाई है, और कश्मीर के हवाले, दोनों हवालों से जो है वो बदकिस्मती से जुल्म जो है वो रुका नहीं, और वो जालिम पावर जो है वो अपना काम करती रही। तो ये लम्हा फिक्रिया जरूर है कि आप पीछे अगर जाएं वक्त के साथ और सोचें कि क्या अगर हमने उस वक्त ये काम किया होता तो क्या इससे बेहतर ना होता। तो इससे आगे आने वाले वक्त के लिए आपको रास्ता मिलता है, जिस तरह आप बताना भी चाह रहे थे, आइंदा अपने जो हमारी क़यादत है उसके लिए, कि भाई पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट फैसला ना कीजिए, फैसले वो करें जो आपकी अपनी हकीकत पसंदाना सोच पर भी हो और असूलों पर मबनी हो, तो फिर उसमें ज्यादा देर पाई आती है। ये जब एक्सपीडिएंट सॉल्यूशंस किए गए, मसलियती सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। हाँ, ठीक है, जज्बात से हटके जरा बस एक आखिरी 1 मिनट है। प्रोफेसर आदिल नजम, मुस्लिम दुनिया को खास करके पाकिस्तान में तो सिर्फ जज्बात बेचे गए हैं अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, उन जज्बात से हटके हम अगर प्रैग्मेटिकली सोचे तो हल क्या है? वेरी क्विकली योर लास्ट वर्ड। मेरे ख्याल में मोहित आपका एक फेवरेट टॉपिक है जो आज की गुफ्तगू में बिल्कुल फिट बैठता है, वो है बैटल ऑफ नैरेटिव। ये जो जंगो शंगो वाली बात है, हमारी औकात नहीं है इस वक्त, लेकिन जो नैरेटिव की बैटल है वो हम ये देख रहे हैं कि वो तब्दील हो सकती है, एंड आई थिंक उसको सीरियसली लेना चाहिए, सिर्फ उसको नाराबाजी तक नहीं, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज के साथ नई दुनिया में उस नैरेटिव की बैटल जो अब तक इजराइल हावी रहा, उसको तब्दील किया जा सकता है, एंड दैट इज वेयर द फोकस शुड बी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नजम का भी, एजाज चौधरी साहब का, लॉर्ड अहमद का, और इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारी इस डिस्कशन के शुरू में, इब्तिदा में उन्होंने इसे पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।